हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएमआरसी के जेई और एएम का लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2017 में आए थे, तो चलिए इसे फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेकर के आते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, इफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि हमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल्स टू 24 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2। सो हमें दिया है ए बी इज इक्वल्स टू 24, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 24/b। और साथ में हमें दूसरी इक्वेशन क्या दी थी, a माइनस बी इक्वल्स टू 2 दी थी। यहाँ पे a की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की जगह वी विल राइट 24/b। एलसीएम लेंगे आप तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 24 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b। अब ये बेसिकली इक्वेशन बन गई b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 24 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई है। अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 आए और प्लस करें तो 2b आ जाए। तो आप क्या करेंगे, 6 4 24, तो प्लस 6b माइनस 4b माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो b कॉमन निकाल लेंगे, b प्लस 6, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे b का क्या आ गया हमारा, b प्लस 6 एंड b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली b की वैल्यू हमारी आई माइनस 6 एंड 4। तो पॉजिटिव वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं। b का वैल्यू कितना आया हमारा, 4 आया। वापस से आएंगे फर्स्ट इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ पे दी हुई है, a माइनस बी इक्वल्स टू 2। तो हमें यहाँ पे जो है b की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई है, b की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 है। आप फर्स्ट इक्वेशन में कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन थी a इक्वल्स टू 24/b, यहाँ पे भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। तो 24 को यू विल डिवाइड बाय 4, क्योंकि b की वैल्यू 4 आई थी, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमारी 6 है, b की वैल्यू हमारी 4 है। हमें फाइंड आउट करना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू 6 है तो 6 स्क्वायर, और b की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर। तो कितना हो गया, 6 6 = 36 प्लस 4 4 = 16। तो हमारा आंसर आ गया 52। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 52। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया प्रीवियस ईयर में। So it is by what number should 4 minus 8 power minus 8 be multiplied to get 16? कि 4 पावर माइनस 8 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर 16 आ जाए। तो पावर एंड एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है ये हमारा, किस नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका 16 आ जाए। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 4 की पावर 2, मुझे 4 की पावर 2 चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं पावर एंड एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, 4
पावर यहाँ पे 10 ले लेंगे, 4 की पावर कितनी ले लेंगे, 10 ले लेंगे। सो आप देखेंगे -8 + 10 कितना आ जाएगा, 4 की पावर 2। तो बोथ साइड हमारी सेम हो गई, 4 की पावर 2 मीन्स 16। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा 6-7 क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टिल अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमें देखने को बिल्कुल रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one. 4 में से 3 का पैटर्न जो है वो सेम है, सिर्फ एक का पैटर्न जो है वो अलग है। तो जो अलग है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सिंपल, हमें ABCD के लेटर्स जो है, हमें अल्फाबेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ हमें क्या दिया है, ABC दिया है, और ABC के बाद हमें गैप के बाद क्या दिया, I दिया है। ABC और अलग क्या दिया है, DEFGH। इतने सारे अल्फाबेट्स डिफरेंट है बीच में। नेक्स्ट पे आए LMN और बीच में क्या बचा है, सिर्फ P। यहाँ पे बीच में O, एक ही लेटर यहाँ पे है। नेक्स्ट है हमारा QRSTU, तो क्या लेटर नहीं था, सिर्फ T नहीं था। फिर लास्ट में हमको दिया है BCD और F दिया है, क्या नहीं दिया, E नहीं दिया। तो आप देखेंगे ये जो लास्ट के BCD जो है सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ एक एक लेटर को ड्रॉप किया है यहाँ पे, जबकि आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन में 5 लेटर्स को जो है ड्रॉप किया है। तो दिस वन इज अलाइक, दिस इज नॉट सेम और दिस इज नॉट फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ अदर लेटर्स और अदर ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 4. A sum of money invested at 5% for 3 years yields ₹2175। यील्ड का मतलब इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 3 साल में 5% पे इंटरेस्ट दे रहा है 2175। एंड द सेम इफ इन्वेस्टेड, अगर सेम अमाउंट जितना प्रिंसिपल आपने यहाँ इन्वेस्ट किया था, अगर सेम प्रिंसिपल आप 8% पे 5 इयर्स के लिए डिपॉजिट करते तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता, 5800। सो फाइंड द सम। सम का मतलब है आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, मूलधन निकालना है कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट था। तो किसी भी एक को आप जो है सॉल्व करके इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कितना दिया है, 5% फॉर 3 ईयर, इंटरेस्ट इज 2175। हमें यहाँ पे ये नहीं बताया है कि हमें कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, तो हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट ही अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इंटरेस्ट हमें दिया है 2175, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम 3 है, डिनोमिनेटर में 100 आपका आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 × 3 आ जाएगा। तो आप इसे कैंसिल कर लीजिए, 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 7 2 5, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 145 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 14,500 इज दी प्रिंसिपल अमाउंट। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले से किया है, आप सेकंड वाले से करके देखिएगा, जैसा हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सेम आंसर आपको मिलेगा। करेक्ट आंसर इज 14,500 इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच यू इन्वेस्टेड फॉर 5% at 5% for 3 years and it gives you interest of ₹2175.
अगला क्वेश्चन लॉजिकल एबिलिटी का सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हॉकी इज रिटन एज दिस। एक कोड लैंग्वेज में हॉकी को किस तरह से लिखा जाता है? ये हॉकी है, सिंपल, आपको अल्फाबेट्स अच्छे से आने चाहिए हैं, IQFOJE। तो आप देख लीजिए कि कितने के बाद आ रहा है कौन सा लेटर। तो यहाँ पे है H के जस्ट बाद आई तो +1, O के बाद हमारा क्या आता है PQ +2, C के बाद DEF +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 अल्फाबेट्स कर रहे हैं। K के बाद LMNO 4 लेटर प्लस हो रहे हैं, मतलब हर बार क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करता जा रहा है नंबर, मतलब +1 +2 +3 +4, यहाँ पे +5 एंड यहाँ पे +6 रहेगा। सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेगा। अब हमें क्रिकेट का फाइंड आउट करना है कि क्रिकेट किस तरीके से हम इसी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए क्रिकेट और अपने लिए बना लीजिए यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5। दिमाग में भी रख सकते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से लिखें, बस एक बार पैटर्न समझिए और उसके बाद ऐड करके जो है निकाल लीजिए कि क्या आएगा। तो C के आफ्टर D, R में हमें 2 ही ऐड करने, R के बाद ST, I के बाद आपका L, C के आफ्टर 4 ऐड करेंगे, 7th नंबर पे हमारा लेटर आता है G, K में हमें 5 ऐड करना है, LMNOP, तो P आ जाएगा। E में 6 ऐड करेंगे, मतलब FGHIJK। अब T आया, T में आपको 7 लेटर्स जो है उन्हें प्लस करना है, तो UVWXYZA चलता रहेगा। ये नहीं कि Z पे आपके अल्फाबेट खत्म हो गए, Z तो 6 प्लस करने पे आ रहा है, हमें तो 7 प्लस करने हैं, तो नेक्स्ट लेटर विल बी A। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है DTLGPKA। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्राइंगल, फाइंड साइन थीटा एंड साइन फाई, एंगल ACB इज इक्वल्स टू थीटा। So this is AACB, this is theta, and COB, this is O, तो ये O जो है आपका क्या है? फाई है। When BD is equals to 6, BD यहाँ पे 6 दिया है, this is 6, B, just a moment, यहाँ पे BD, no it is not, it is D, it is D, BD is 6, BC is 8 and AC is 17। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, O हमें नहीं दिया है, विल बी CDB होना चाहिए यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे इस पिक्चर को जो है देखना है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू जो है हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा देखना है। तो साइन थीटा जो है कैंडिडेट्स हमारा यहाँ पे है, दिस इज थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। साइन थीटा की हमारी वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारे पास हाइपोटेनियस तो है भाई, परपेंडिकुलर हमारा है AB, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज
हाइपोटेनियस, तो AB इज द परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इज AC। पर हमारे पास AB की पूरी वैल्यू नहीं है, हमें DB दिया हुआ है, AD हमें नहीं दिया है, तो हमको परपेंडिकुलर निकालना होगा। परपेंडिकुलर निकालना है, फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया, मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया। बेस हमें कितना दिया है 8 स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमें दिया है 17 स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 और 17 स्क्वायर इज 289। 289 में से 64 माइनस कर देंगे और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पे लग जाएगी, स्क्वायर रूट इसके ऊपर लग जाएगी, तो ये सिंपल परपेंडिकुलर रह जाएगा। जब 64 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 225, अंडर रूट 225। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 15 का। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया, परपेंडिकुलर हमारा आ गया 15 और हाइपोटेनियस हमें दिया था 17। तो हमारे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 15/17 आ रही है, जो कि हमारे ऑप्शन सी और डी दोनों में है। सी और डी दोनों में है। हमें जो है साइन फाई की वैल्यू जो है ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको देख लेते, इसको मैं रब कर दे रही हूँ कि ये हमारा हो चुका है, या इसको पूरा ही एक बार इरेज कर देती हूँ। तो हमारा जो है 15/17 आ रहा था। अब हमें देखना है कि कौन सा वाला करेक्ट है, सी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट। हमें साइन फाई की वैल्यू निकालनी है, तो फाई हमें यहाँ पे दिया हुआ था, दिस इज डी, दिस इज बी, 6। तो ये है, हमें साइन फाई की निकालनी है। तो बेसिकली ये ट्रायंगल हमारा इस तरीके से हो जाएगा। फाई यहाँ पे आ गया हमारा, डी बी सी, ये हमें 8 सॉरी ये हमें 6 दिया हुआ था, ये हमें 8 दिया हुआ था। तो हमें साइन फाई की वैल्यू निकालनी है। तो साइन फाई की वैल्यू सेम फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज सी बी, हाइपोटेनियस इज सी डी। तो हमारे पास सी डी की वैल्यू नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। इट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज 8 स्क्वायर, बेस इज 6 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36। और ये जो स्क्वायर था ये हटके यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, यहाँ आया 100, तो 100 स्क्वायर रूट है यहाँ पे। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। हाइपोटेनियस इज 10। तो अब हमें हमारे परपेंडिकुलर की भी वैल्यू हमारे पास थी पहले से ही, परपेंडिकुलर 8 था और हाइपोटेनियस हमारा 10 निकला। तो इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, ये आ जाएगा 4/5। यहाँ में क्या दिया था, सी में 4/5 दिया था, डी में 3/4। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 15/17 एंड 4/5। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा है, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की, कॉस थीटा की या टेन थीटा की। साइन थीटा निकालना है तो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा निकालना है तो इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा निकालना है तो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 30 एंड sin स्क्वायर 45। रेशियो का क्वेश्चन आ गया, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो दिए होते हैं उसका क्वेश्चन है। तो tan 30 की वैल्यू जो होती है कैंडिडेट्स, इट इज 1/√3 और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो स्क्वायरिंग बोलिए, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आपका प्लस की जगह डिवीजन का साइन होगा, प्लस की जगह यहाँ पे डिवीजन का साइन होगा।
तो आपने क्या किया 1/√3 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/2। डिवीजन है, मल्टीप्लाई में जैसे ही करेंगे तो सेकंड नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, इट विल बी 2/1, तो आंसर विल बी 2/3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, आंसर इज 2/3। यहाँ पे डिवीजन का साइन होगा इंस्टेड ऑफ प्लस। क्वेश्चंस में कहीं कहीं जगह बहुत छोटे छोटे से कहीं एरर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term की जैसे first term जो है second term से related है, third term को आपको देखना होगा कि वो कैसे related है। तो simple है, bore is related to auger and scoop is related to shovel। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पे हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट एक्स। एक प्रोडक्ट बना रहे हैं आप एक्स, तो उसका जो उसको बनाने में जो खर्चा हो रहा है वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आ रही है एक्स प्रोडक्ट बनाने को 30% आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन में 9%, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 22%, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 25% एंड एडवर्टीजमेंट 11%। दिस इज द कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने में आ रही है। The price of the product X is marked 25% above the CP. CP is your cost price. तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है वो हमें यहाँ नहीं दी गई है, लेकिन उसका मार्केट प्राइस कितना है 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 25% अबव है। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 200, अगर मार्केट प्राइस 200 है, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कॉस्ट प्राइस जो है इस प्रोडक्ट का कितना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। हमें कॉस्ट प्राइस हमको सबसे पहले यहाँ पे जानना है, तो हमें मार्केट प्राइस दिया है। मार्केट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस का 25% अबव। तो फॉर्मूला ये होगा हमारा, यहाँ पे इसको आप मार्क परसेंटेज जो है ले लीजिए अपॉन 100। तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम था, मार्केट प्राइस 200 है, कॉस्ट प्राइस इज दिस। ये एम कितना था आपका 25 था, तो 100 + 25 125/100, तो इट इज 5/4। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 5 1 5, 40, 5 200। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया कैंडिडेट, 40 × 4, इट इज 160 रुपीज। अब हमसे क्या पूछा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी दी है हमें, यहाँ पे 30% दी है। कॉस्ट प्राइस की कितनी दी है 30%, तो 160 का 30% निकाल लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 16 × 3, इट इज 16 3 48। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो हमारी कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ₹48। 48 रुपीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। Question number 10, select the number that can replace the question mark in the following series। इस सीरीज में जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया आपको बताना है उसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा। बहुत सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन है, आप देख के भी ये सॉल्व हो जाता है। 4 में आपने कितना ऐड किया कि 9 आया, सो इट इज 4 में व्हेन यू विल ऐड 5 यू विल गेट 9। फिर क्या किया 9 में, फिर 5 ऐड कर दिया 14 आ गया, फिर 14 में कितना ऐड किया 5 ऐड कर दिया 19 आ गया, फिर से 5 हम ऐड कर देंगे, तो 19 + 5 इज 25।
4। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसको आप देखेंगे और देखते ही वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूलाज अपने जो है टिप्स पे रखिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी पेपर बहुत आसान आता है। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 90 किलोमीटर। दो टाउन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है, विच इज कवर्ड इन 1 hour 40 minutes, जो कि 1 घंटा 40 मिनट में जो है पूरा करते हैं। इफ द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन टाइम, तो टाइम कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर हम स्पीड कम करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, और अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना होगा, स्टेटमेंट से हमें स्पीड नहीं पता है तो हम पहले क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब लेकिन यहाँ पे टाइम टेकन हमें कितना दिया है, 1 hour 40 minutes, 1 hour 40 minutes। तो क्योंकि मिनट्स में दिया है, इसको जो है आवर में कन्वर्ट करना होगा, मैंने इसको 40/60 लिख दिया, तो 20 के टेबल से कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन कितनी आ गई, मिक्स फ्रैक्शन आ गई 1 2/3, तो इट इज 3 1 3, 3 + 2 5, 5/3। तो टाइम टेकन कितना है हमारा आवर्स में, इट इज 5/3 आवर्स। टाइम टेकन इज 5/3 आवर्स। डिस्टेंस हमें कितना दिया था, कैंडिडेट्स हमें डिस्टेंस दिया था यहाँ पे 90 किलोमीटर्स, और टाइम टेकन कितना है 5/3। तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5 1 5, 18 5 90। तो स्पीड कितनी आ गई, 18 3 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा, इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 6 किलोमीटर, स्पीड कितनी कम कर देते हैं, 6 किलोमीटर कम कर देते हैं, माइनस कर देंगे 6, तो यहाँ कितनी आ जाएगी स्पीड, 48 किलोमीटर पर आवर आ गई। देन व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन टाइम, टाइम में कितना जो है वो बढ़ गया है, टाइम हमारा कितना बढ़ गया है। तो टाइम निकालना है सेम उसी तरीके से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया था 90 किलोमीटर, स्पीड दी थी 48 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको जो है 6 के टेबल से कट कर दीजिए, 15 6 आपका होता है 15 6 90, और इधर 8 6 48। तो हमारा टाइम टेकन कितना आया, 15/8। टाइम को ऐसा कीजिए, आप इसे मिनट्स में निकाल लीजिए। मिनट में निकालना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आया यहाँ पे, यहाँ 30 आया, 2 से कैंसिल किया, फिर 2 से कैंसिल किया, तो यहाँ पे 15 आया। तो 225/2 मीन्स 112.5 मिनट्स। डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, 112.5 मिनट्स। और पहले कितना लग रहा था, 1 hour 40 minutes, मतलब 60 + 40 100 मिनट्स लग रहे थे। कितना टाइम बढ़ गया, पहले आप 100 मिनट में पहुंच रहे थे, अभी 112 मिनट 30 सेकंड्स में पहुंच रहे, तो टाइम कितना बढ़ गया आपका, 112 में से 112.5 में से 100 जो है माइनस करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 12.5 मिनट्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 12 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिर्फ फॉर्मूला बेस था, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। और ये ध्यान रखिएगा कि यूनिट्स जो है सेम ही उसमें होनी चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर है स्पीड, तो टाइम भी हमारा आवर में ही होना चाहिए। अगर मिनट में दिया हुआ है तो मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए आवर्स में,
और कन्वर्ट करने के लिए करेंगे क्या, आवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे मिनट को तो 60 से डिवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 men can do a painting in 30 days। 20 लोग जो है 20 लोग जो है मिलकर के एक वॉल पे पेंटिंग कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। How many men should be engaged to do the same painting in 24 days? अगर वही पेंटिंग वर्क करना है और आपको 24 डेज में कंप्लीट करना है तो कितने आदमी चाहिए होंगे उसके लिए। तो 20 men एक दिन में कितना पेंटिंग वर्क कर लेंगे, पूरा वर्क करते हैं 30 डेज में, एक दिन में कितना करेंगे, 1/30 वर्क कंप्लीट करेंगे 20 पीपल। और अगर एक आदमी है तो एक आदमी कितना वर्क कंप्लीट करेगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये कितना आ जाएगा 1/600। एक दिन में कितना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा, 1/600। वर्क की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक आदमी जो है पेंटिंग का 1/600 वर्क जो है वो एक दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब हमारे पास नंबर ऑफ डेज हमें यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है 24। आप एक आदमी 1/600 वर्क जो है कंप्लीट कर रहा था, 24 दिन में कितना करेगा, ये तो उसका एक दिन का काम है ना। 24 दिन के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। सो क्या कर रहे हैं, 12 के टेबल से कट करें, 2 आया, 50, 1, 25। तो एक आदमी जो है 24 दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, 1/25। कितना वर्क कंप्लीट करेगा एक आदमी 24 डेज में, ही विल कंप्लीट 1/25। तो कितने लोग मिलकर के पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे, ये यहां पे ले जाइए, 25 men will complete the work will be completed in 24 days। कितने लोग, 25 लोग मिलकर के खत्म करेंगे 24 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A child ran 500 meters towards the north from the park. A child walks 500 meters towards north from a park. He then took a left turn, ran 500 meters. He took a right turn, ran 500. Finally, he took a left turn and ran 100 meters. What is the direction is the child facing now? Direction का क्वेश्चन है, हमें नहीं मालूम कि बच्चा कहाँ पे खड़ा है। हमने एक इनिशियल पॉइंट ले लिया जहाँ वो खड़ा है। बच्चा सपोज इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ये समझ लीजिए यहाँ पे आपका नॉर्थ होता है, नॉर्थ के नीचे साउथ, लेफ्ट में आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट। ये सबको मालूम होगा डायरेक्शन चार्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो बच्चा जो है आपका वो क्या कह रहा है, आवर चाइल्ड रैन 500 meters टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम अ पार्क। नॉर्थ की तरफ गया, कितना, 500 मीटर, कैपिटल N मीन्स नॉर्थ। ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न, सो दिस इज लेफ्ट टर्न एंड रैन 500 मीटर। 500 मीटर फिर वो भागा वहां से, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, वेस्ट साइड हो गई। देन ही टुक अ राइट टर्न एंड रैन 500 मीटर। फिर यहाँ पे खड़ा था वो बच्चा, राइट टर्न हो गया, फिर 500 मीटर उसने रन किया नॉर्थ में। फाइनली ही टुक अ लेफ्ट टर्न, फिर उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया एंड ही रैन 100 मीटर। अभी भी वो वेस्ट में ही है। विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फेसिंग, सो इट इज वेस्ट।
सिंपल डायरेक्शन का बेसिक इनिशियल पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं और उसके बेसिस पे अप डाउन कर लीजिए। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ, नीचे की तरफ जा रहा है साउथ, लेफ्ट जा रहा है तो वेस्ट, राइट जा रहा है तो आपका ईस्ट हो जाएगा। और ड्रॉ कर लीजिए पिक्चर तो आपको और इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। सिलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिगर्स। पिक्चर दी हुई है, इसकी मिरर इमेज आपको बतानी है कि कौन सी होगी। देख के कई बार नहीं समझ में आती है, एज्यूम करते हैं कि शीशे में देखेंगे तो कैसा लगेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब हम कोई भी इमेज जो होती है अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो मिरर में हमेशा राइट साइड पे दिखेगी। जो चीज लेफ्ट है वो मिरर में हमें क्या दिखेगी, राइट साइड पे दिखेगी। तो ये वाला ट्रायंगल जो है यहाँ पे वो हमारा किस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट में है, ये राइट में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, लाइक दिस। फिर ये इसके राइट में था तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा, लाइक दिस। अब ये किस तरफ टिल्टेड था आपका, राइट साइड पे था तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। इस तरीके से इमेज बनेगी, आप देख लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मिरर इमेज वाले क्वेश्चन होंगे तो जो चीज लेफ्ट साइड पे दिखती है हमें मिरर में, सॉरी जो चीज लेफ्ट साइड पे है वो मिरर में हमें राइट साइड पे दिखती है, और जो चीज एक्चुअल में राइट साइड पे है वो हमें लेफ्ट साइड पे दिखती है। प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो गवर्नमेंट जो है रिक्रूटमेंट कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस, तो प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत हेल्प करेगा। एप्टीट्यूड हर पेपर में आपसे एप्टीट्यूड पूछा जाता है, हर पेपर में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 फ्रेंड A, B, C, D and E स्टडी इन द सेम स्कूल। 5 दोस्त हैं, A, B, C, D, E और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। D is not taller than B। अब D जो है वो B से टॉलर नहीं है। यहाँ पे हाइट का ये बेसिकली क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो B is not taller than B। इसका मतलब क्या है कि B टॉल है D से। तो मैंने हाइट को डिनोट करने के लिए क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दी। Why? B is taller than D। B ऊपर चला गया, D नीचे आ गया। B टॉलर है इसलिए वो ऊपर है और D स्मॉलर है तो वो नीचे कर दिया, बॉटम में कर दिया। फिर दिया है A is taller than E। अब A जो है वो E से टॉलर है, बट नॉट एज टॉल एज D। लेकिन A जो है वो उतना टॉल नहीं है जितना टॉल D है, ठीक है ना। तो मतलब उतना टॉल नहीं है तो मतलब A जो है वो D से तो छोटा ही है, तो ये इसके नीचे बना दिया। B is taller than E। तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि B जो है वो टॉलर है E से। Who among the following is the tallest? कौन इन सब में टॉलेस्ट है? C के बारे में हमें कुछ नहीं बताया है। ऑप्शन हमें जो है डाटा इनएडिक्वेट का भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमारा जो ये पिक्चर बनी है उसके बेसिस पे B is the right answer। B is tallest among A, B, C, D, E। सबसे टॉल कौन है? B है। अदरवाइज डाटा इनएडिक्वेट का ऑप्शन होता तो हम वो लगाते, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे C की हाइट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। Question number 16, select the Venn diagram that best represent the relationship between the following class। 3 चीजें दी हुई हैं, डॉलर, हनी एंड करेंसी। तो करेंसी तो कई तरीके की होती है, डॉलर भी होती है, येन भी होती है, भात भी होती है, रुपए भी होती है, रुपया भी होती है, तो ये सारी हमारी करेंसी है। बट हनी इज नॉट अ करेंसी। तो करेंसी के अंदर आपका डॉलर आ जाएगा, बट हनी जो है वो किसी भी तरह से ना ही करेंसी ना ही डॉलर से जो है रिलेट करती है, तो उसका सर्कल अलग से आ जाएगा। ऑप्शन सी इज दी
राइट आंसर। करेंसी के अंदर मैंने डॉलर को डाला क्योंकि करेंसी की बहुत सारी टाइप्स हो, बहुत सारी करेंसीज होती हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि येन है, बात है, रुपी है, डॉलर है, पाउंड है, तो ये सब जो है यूरो हो गया, ये सब करेंसीज हैं, तो उसमें ये सब आ जाएंगे। इसलिए करेंसी के अंदर डॉलर का सर्कल होगा और हनी का सर्कल बिल्कुल अलग बनेगा, बिकॉज हनी इज नॉट रिलेटेड टू डॉलर और करेंसी। क्वेश्चन नंबर 17 मैथ्स का क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। कि एक डीलर है वो अपने जो भी प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट प्राइस जो है, मतलब उसका जो मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा रखता है, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 8% और 8% का डिस्काउंट देता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। उसका प्रॉफिट परसेंटेज इसमें कितना है, जितने की चीज है उससे 25% ज्यादा पे बेच रहा है, 8% का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज है, तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा, 25% अबव है, तो 100 प्लस 25/100, या आप सीधा भी निकाल सकते हैं, 100 का 25% इज 25 रुपीज, तो 100 रुपए की चीज वो कितने में बेचेगा, 100 प्लस 25 मीन्स 125 रुपए में। अब उसने क्या बोला कि इस मार्क प्राइस पे वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 8% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 8% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100% में से 8% कम कर दीजिए, बेसिकली 92% ही जो है इसका चार्ज कर रहा है कस्टमर से। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25 के टेबल से कट करेंगे, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 23, तो 23 5 जा 115 रुपीज। सो ही इज चार्जिंग 115 रुपीज। पूछा क्या हमसे, उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा है। हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 115 रुपए था, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए था, तो 115 में से 100 माइनस किया, 15 आ गया। कॉस्ट प्राइस 100 ही था, मल्टीप्लाई इधर 100 से कर रहे हैं, 100 से 100 कैंसिल, तो उसका प्रॉफिट परसेंट था 15%। इज द राइट आंसर। मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन, इफ प्लस ए मीन्स डिवाइडेड बाय, माइनस मीन्स एड, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई बाय, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो बॉडमास का रूल यहाँ पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो साइन दिए हुए हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। सो कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 15, मल्टीप्लाई हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस है तो -3 लिख दिया, डिवाइड इज मीन्स मल्टीप्लाई, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस मीन्स डिवाइड, राउंड ब्रैकेट 3 -3 दिया है तो माइनस मीन्स ऐड, 3 + 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये डिवाइड का ही साइन होता है और डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई 2। तो हमेशा राउंड ब्रैकेट जो है सबसे अंदर वाला ही ओपन करते हैं, तो 15 - 3 इज 12 और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे कितना आ गया, 3 + 3 6, तो 12 2 जा 24 और यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाय 6, तो 24 को 2 आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और 4 2 जा
8, 4 2 जा 8, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8 इसका आंसर आएगा। बस आपको करना क्या है, बॉडमास का रूल लगाना है, ब्रैकेट्स हटाने हैं। ब्रैकेट्स जब हटाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड देन लास्ट में माइनस। प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगे। एज इट इज सेड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही है। विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, 5 sin 62 डिग्री अपॉन cos 28। तो किसी एक को चेंज कर लीजिए, चाहे cos को चेंज कर लीजिए, चाहे sin को चेंज कर लीजिए। 90 माइनस 62 करेंगे तो 28 आएगा, 90 माइनस 28 करेंगे तो 62 आएगा। विल बी sin 90 माइनस 28, यहाँ पे cos 28 ही रहेगा, 2 sec 90 माइनस 56 cosec 56। तो हमें चेंज करना है 28, तो साइन विल बिकम cos 28 डिग्री, डिनोमिनेटर में भी cos 28 डिग्री आ जाएगा, और ये हो जाएगा sec, नॉट sec, cosec, इट विल बी cosec 56, और डिनोमिनेटर में भी cosec 56 आ गया। cosec से cosec कैंसिल, cos से cos कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 5 माइनस 2, आंसर इज 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 19 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उन्हें अच्छे से कर लीजिए। इसको वैसे आप देख के भी जो है समझ सकते हैं, 62 और 28 90 होता है, 34 56 90 होता है। मैंने आपको बताया जो फॉर्मूला जो होता है उसके बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। और साइन, कॉस, सेक, कॉजेक, कॉट एंड टैन का रिलेशन जो है वो रहता है। तो डायरेक्ट भी हम इसे काट सकते थे, हमें डायरेक्ट ही यहाँ से मिल जाता, साइन और कॉस ये कट जाता। क्यों? क्योंकि ये सब मिलाकर के इसका 90 आ रहा है, यहाँ पे भी 90 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाते, 5 माइनस 2 ही बचता, तो इट विल बी 3। लास्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए, टोटल 20 क्वेश्चंस थे यहाँ पे हमारे पास। A wire is bent to form the shape of a rectangle whose length is 45 centimeter and breadth is 29 centimeter। एक वायर है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है, लेंथ उसकी हमें दी है 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है यहाँ पे 29 सेंटीमीटर। If the same wire is bent to form a square, then what would be the area of the square so formed? तो अगर उस वायर को आपने मोड़ करके स्क्वायर बनाया तो उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये निकाल लेते कि जो टोटल लेंथ है वायर की वो कितनी है, और वो कैसे निकलेगी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल से। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 45 प्लस 29 है 74। 74 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 सेंटीमीटर की आपकी वायर थी। अब उसने क्या किया, उसको स्क्वायर बना दिया, इसको क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो साइड ऑफ ईच स्क्वायर कितने की होगी, 148 है ना पैरामीटर, 4 से डिवाइड कीजिए तो ये आपका आ गया 37 सेंटीमीटर की जो है साइड होगी स्क्वायर की। और एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मीन्स 37 मल्टीप्लाई बाय 37 आप कर लेंगे। तो 37 को जब आप 37 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपको पैरामीटर निकालना है
रेक्टेंगल का, उससे आपको लेंथ जो है मिलेगी वायर की, लेंथ मिल गई वायर की। अब उस जो हमारा जो लेंथ था उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो चारों साइड इक्वल होती हैं। एक साइड हमें मिल गई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो जितनी साइड आई विच वॉज 37, तो 37 मल्टीप्लाई बाय 37 इज 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे आज जो है यूपीएमआरसी के प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए हैं। स्टिल आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस तरीके के वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहे। सो गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फ्लायर।